हेलो एवरीवन। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि बोर्ड्स के क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या एजम्पशंस थे। अब हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ना है हमें, तो बोर्ड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारा फार्मूला डिराइव करेंगे, रेडियस का, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं अब। और ये डेरिवेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन के बाद हम एक फाइनल फार्मूला भी लिखेंगे और न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इन सब डेरिवेशन से ज़्यादा वो फाइनल फार्मूला जो मैं लिखाऊंगा लास्ट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए बोर्ड का ये मानना था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वो Ze और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E और मास है m, और इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो है v। इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या है, v है। और न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, या बोल सकते हैं इस रेडियस, इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बोर्ड्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। और सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, कुलम्ब फोर्स जो होगा, वो क्या हो जाएगा, K इंटू ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, K इंटू ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ जो K है, यहाँ जो K है, इस K की वैल्यू है आपको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। सेंटीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। और बोर्ड्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन, ये, यानी कि ये दोनों बराबर है। दोनों को जैसे आप बराबर करेंगे तो यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और r के कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा mv² बराबर kZe²/r। तो यहाँ से r को आप इधर ले लीजिए, mv² को इधर ले लीजिए, तो ये फार्मूला आपको डेवलप हो गया। और इस फार्मूला को हमने मान लिया इक्वेशन स्टार, इस फार्मूला को हमने मान लिया इक्वेशन स्टार। अब समझिए बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल क्या बोलता है। तो बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल जो है, इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर का गुना होगा किसके साथ, h/2π। तो mvr इक्वल टू nh/2π। तो r बराबर हो गया nh, r को यहीं छोड़ दो, nh बराबर 2π mv, ये mv उठ के नीचे चला जाएगा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। अब मेरी बात समझिए, इक्वेशन स्टार और इक्वेशन 3 ये भी हमने r का ही निकाला है, रेडियस का ही निकाला है, ऑर्बिट के रेडियस को ही निकाला है। यहाँ भी तो रेडियस ही है कि नहीं। तो अगर दोनों को इक्वेट कर दे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। इक्वेट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये फार्मूला निकल के यहाँ से आया 2π kZe²। कैसे, मास m कैंसिल आउट, v² में से एक v जो है वो कट जाएगा यहाँ से, तो 2π, ये 2π क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर 2π kZe² अपॉन nh। ठीक है, अब इस v को उठाइए और उठा करके आप क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन 3 में nh/2π mv है, यहाँ पर इस v को पुट कर दीजिए आप। जैसे यहाँ पर पुट करते हैं 2π, यहाँ देखो इक्वेशन 3 से nh/2π mv, nh/2π mv, v की जगह क्या पुट किया, 2π kZe² बट्टा nh, 2π kZe² बट्टा nh, ये पुट कर दिया। nh ऊपर चला जाएगा तो nh जैसे ही ऊपर जाएगा तो nh इंटू nh, n² h² हो जाएगा। नहीं, ये nh ऊपर जाएगा तो n² h² हो जाएगा। नीचे बचेगा कितना, तो 2π इंटू 2π 4π² m kZe²। ठीक है, अब यह समझो तो ये आ गया नेट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये फाइनल फार्मूला आ गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर आप z की वैल्यू इस फार्मूला के अंदर z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, एटॉमिक नंबर का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो एटॉमिक नंबर 1 कहने का मतलब साफ हो गया कि आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं। और अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट को भी 1 कर देते हैं, n की वैल्यू भी 1 कर देते हैं, n स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, उसको भी अगर आप 1 कर देते हैं, यानी कि इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए आप निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में z बराबर 1 और n बराबर भी 1 हो जाएगा। तो इस रेडियस को हम लोग बोलेंगे बोर्स रेडियस, और बोर्स रेडियस को डिनोट किया जाता है किससे, r0 से। बोर्स रेडियस को डिनोट किया जाता है किससे, r0 से। आपने वैल्यू पुट किया, n की वैल्यू 1, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 गुने 10 के पावर -34, 4 तो ऐसे ही रह जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है,
ये परमिटिविटी कांस्टेंट k की वैल्यू 9 × 10⁹, z की वैल्यू आपने 1 कर दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, -1.6 होता है, स्क्वायर करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये R0 जो आया ये आ गया 0.529 × 10⁻10 मीटर। कितना आया? मीटर। अब यहाँ देखो ये जो 10⁻10 मीटर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसी को आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यहाँ समझो, अगर आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का सोचते, रेडियस तो हमने फाइंड आउट कर दिया आपके लिए, अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का अगर आप सोचते तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए बात को। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पहले फाइंड आउट किया 2πkZe² NH, 2πkZe² NH। अब बात को समझिए, अगर आप यहाँ पर Z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, Z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2πke² NH, ऐसा बनेगा। अब सोचो कि ऊपर और नीचे दोनों साइड हम C से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऊपर भी C से मल्टीप्लाई, नीचे भी C से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या किए हम 2πke² CH, ठीक है, 2πke² C, नीचे से C और H को एक साथ ले लिए और इस N को इधर शिफ्ट कर दिए, इस C को इधर ले आए तो C/N। तो ये जो 2πke² CH आया, हम यहाँ बोल सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C/N। यहाँ पर मान रहे हैं, सॉरी V इक्वल टू, इसको आप अल्फा मान रहे हैं, कोई कांस्टेंट मान रहे हैं आप, V इक्वल टू 2πke² CH, इस 2πke² CH को आप अल्फा मान रहे हैं। तो यहाँ से जो अल्फा है, अल्फा बराबर हो गया 2πke² CH, और इसी 2πke² CH को जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। इसी को बोला जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट 2πke² CH। यहाँ के परमिटिविटी कांस्टेंट, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और H जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और ये जो अल्फा है 2πke² CH ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। क्लियर? तो ये था आपका रेडियस और वेलोसिटी। इसी के बेस पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और नेट एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब मेरी बात को समझो, आप क्या करना है, उतारेंगे कैसे, आप कैसे नोट करेंगे? पहले आप यहाँ तक नोट करेंगे क्वेश्चन स्टार तक, फिर फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन रूल ये लिखेंगे, फिर आप ये पोर्शन लिखेंगे, फिर आप ये पोर्शन लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लिखते हुए आप यहाँ तक आएंगे, यहाँ से लिखते हुए आप यहाँ तक आएंगे, फिर आप इसको लिखेंगे और इसके लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि टाइम कम होता है, कंटेंट पूरा देना, मैं कोई भी कंटेंट बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए पहले से बोर्ड पर कुछ लिख कर रखना पड़ता है ताकि एक बोर्ड समझाने में थोड़ा कम समय लगेगा, लिखने का टाइम बचेगा, तो फिर उसके बाद फिर दूसरा बोर्ड जो है सो दोबारा फिर अपन इसको लिख के समझा पाएंगे। तो ये था, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझिए इधर वाला हम रब कर रहे हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। यहाँ बात को ध्यान से समझो। फिर से क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो रेडियस आया, क्या किया हमने? रेडियस Rn बराबर आ गया फॉर्मूला n² अपॉन 4π² mke² या mkZe², इस तरह से मान लीजिए आप। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे स्टार दे करके, R इक्वल टू h² बट्टा 4π² mke² इंटू n²/z। तो ये फाइनल फार्मूला आपका बन जाता Rn बराबर 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n²/z। इस तरह से आप रेडियस का फार्मूला डायरेक्ट भी ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सब आपको रेडियस का फार्मूला हो गया। उसी तरह से आप जब वेलोसिटी वाले फार्मूला पढ़ाएंगे बाबू तो क्या करना पड़ेगा वो भी देख लो। यहाँ देखिए वेलोसिटी का जो फार्मूला हमने निकाला, वहाँ देखिए आप वेलोसिटी बराबर 2π kZe² बट्टा NH
2 पाई के जेड ई स्क्वायर बट्टा एन एच इंटू सी बाई सी। अब क्या करो, तो यहाँ से आपने क्या किया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बट्टा एन एच इंटू सी बाई सी, इसमें v बराबर आप 2 पाई के ई स्क्वायर इंटू सी बट्टा h इंटू यहाँ से आप z बाई n ऐसा ले सकते हैं। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, यहाँ सी और यहाँ नीचे भी आपने सी ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ भी सी। एक काम करते, इस वाले सी को बाबू इधर, नीचे वाले सी को इधर रहने दो, इस वाले सी को इधर ही रहने दो, थोड़ा सेटिंग में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, बट्टा एच सी, और ये सॉरी यहाँ से जेड को निकाल दीजिए क्योंकि जेड इधर ले लिया आपने, जेड बाई एन इधर ले लिया आपने, सी को इधर ले लीजिए, ठीक है, ये रहा, और ये सी नीचे इसके साथ, ठीक। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आता है, इसको जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1/137 इंटू जेड बाई एन इंटू सी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट c/137 इंटू जेड बाई एन, c/137 इंटू जेड बाई एन। इसी को आप लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁶। ये जो c/137 है, इसी को आप लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10⁶, और यहाँ आ जाएगा ये z बाई एन, यहाँ आ जाएगा ये z बाई एन। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसका डायरेक्ट फार्मूला। और जो फंडामेंटल फार्मूला है वो ये है, किस तरह से आया, सारी वैल्यू को पुट करते चले गए। यहाँ पर हमने z को लिया है क्योंकि यहाँ पर z का वैल्यू 1 पुट करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर z को ले लिया। अगर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन नहीं होकर के कोई दूसरा एलिमेंट होता, लिथियम हो जाता, हीलियम हो जाता है ना, तो यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर फिर आपको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम का 3, हीलियम का 2, वो तो चेंज होगा। 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे आइटम आएंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो एनर्जी का फार्मूला है ना। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो फार्मूला है किसका, एनर्जी का, कि एनर्जी का फार्मूला आखिर किस तरह से आएगा। अब यहाँ देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ बात को समझिए। अगर आपको एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी आप निकालना चाहते हैं, यही टोटल एनर्जी को हम लोग किससे दिखाते हैं, En से। टोटल एनर्जी को किससे दिखाएंगे, En से, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐसा करेंगे। अब यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाता है 12 mv²। और हमने पढ़ा था अभी जस्ट जो स्टार्टिंग में यहाँ इस पोर्शन पे लिखा हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि mv² की वैल्यू कितनी थी, kZe²/r, kZe²/r। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा kZe²/2r। एंड अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फार्मूला kQ1Q2/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है kQ1Q2/r। तो KZe इंटू -E/r, तो -kZe²/r, ये हो गया। फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो रहा है, तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो है वो ये क्या हो गया, ये हो गया kZe²/2r माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस अगर आप करते भी हैं तो यहाँ माइनस पुट कीजिएगा तो फिर से ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट चलो लिख देते हैं, फाउंडेशन वालों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट kZe²/r 1/2 - 1, और ये -1/2 आ जाएगा बाबू। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट बराबर -kZe²/2r, -kZe² कितना 2r, -kZe²/2r आ गया। तो ये इस तरह से हुआ, ये आपको फॉर्मूला हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये -kZe²/2r आ गया। अब मुझे ये बताइए, इसमें n के रिस्पेक्ट में आप निकालना चाहते थे ना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो n के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो यहाँ तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कहीं आया नहीं, n तो इस फॉर्मूला में कहीं आया नहीं, तो क्या करें अब, तो k कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो कौन ला सकता है, वो लाएगा कौन,
रेडियस, वो सिर्फ रेडियस ही ला सकता है। तो अब क्या करेंगे आप कि इसी रेडियस के जगह पे इस वाले फॉर्मूला को उठा करके आप यहाँ पर पुट करेंगे। इसी रेडियस के जगह पे आप इस वाले फॉर्मूला को उठा करके पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या किया आपने, अब यहाँ से यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर ई एन बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बट्टा 2 इंटू आर के जगह हम पुट करने जा रहे हैं क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब क्या करो बाबू, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, इसको ऊपर ले जाइए। तो यहाँ से ई एन बराबर आ जाएगा आपको कितना, देखिए माइनस के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बट्टा 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब क्या करेंगे आप, तो जहाँ जहाँ आपको जो सब चीज़ दिखाई दे रही है, जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कर लो, जो नहीं हो रहा है उसको लेके चलिए। यानी कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस, सबसे पहले तो माइनस यहाँ से काटिए बाबू, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 2। अब ज़रा सोचो तो क्या होगा, -2 को चलो बाहर ले लिए, h वगैरह n वगैरह कटने वाला नहीं है, तो 2 पाई स्क्वायर ये भी आ गया बाहर, m भी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ वाला k और यहाँ वाला k, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ ई स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बट्टा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये फार्मूला आपका बन गया, किसके लिए, तो ये फार्मूला बन गया आपको इसके लिए, एनर्जी के लिए, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये इस तरह से फार्मूला जो है ये बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, इस फार्मूला को हम जिस तरह से हमने रेडियस वाले फार्मूला को 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड में कन्वर्ट किया, वेलोसिटी वाले फार्मूला को c/137 इंटू जेड बाई एन में कन्वर्ट किया, इसको कैसे करें, है ना, इसको कैसे करें। तो इसके लिए क्या करना है, सो देखो इधर वाला को हम रब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जेड स्क्वायर ऊपर में। अगर आप z की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं और n की वैल्यू को भी आप 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, फॉर z = 1 और n की वैल्यू को भी आपने पुट कर दिया 1, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आप बोल सकते हैं उसको, या इनर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी आप बोल सकते हैं उसको, तो वो एनर्जी हो जाएगी -2 इंटू 3.14 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁹ का स्क्वायर, z तो 1 कर दिया आपने, ई की वैल्यू कितनी, तो 1.6 गुने 10⁻−19, 1.6 गुने 10⁻−19 इंटू पावर 4 बट्टा n को भी आपने 1 कर दिया है, h की वैल्यू आ जाएगी 6.636 गुने 10⁻34 और इसका क्या है, स्क्वायर है। सब कुछ करने के बाद, यहाँ 1 को हटाए दो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट में कन्वर्ट ये एक्चुअली में पहले आएगा जूल में, ठीक है ना, पहले किस में आएगा, जूल में। अगर उस जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। पहले आप निकालिएगा तो पहले जूल आएगा, जूल कितना आता है, तो 21.76 गुने 10⁻⁻19, 21.76 गुने 10⁻⁻19 आता है। आप चाहें तो लिख लो,
चलो -21.10 की पावर -19 इस तरह से आएगा बाबू। इसको जब आप जैसे ही डिवाइड कर देंगे, ये जूल में आता है, जूल को आप जैसे इससे डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फंडामेंटल इनर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी हो गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताओ, अगर आप इस फॉर्मूला में Z² को और N² को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आप 1 पुट करिए चाहे नहीं पुट करिए, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी जो Z आ रहा था उसके जगह पे आप 1 पुट किए, यहाँ भी 1 पुट किए, कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। तो उस हिसाब से En का फार्मूला हो जाएगा -2π² mke² अपॉन h² इंटू Z² बाई N², 2π² mke² Z² बाई N²। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाई N²। इस तरह से ये फार्मूला कन्वर्ट हो सकता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाई N²। तो इस टर्म में भी आप चाहें तो इस फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं। यही इसका फंडामेंटल फार्मूला। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो इस फार्मूला को डायरेक्ट लगाइए, इतना को लगाइएगा तो ये पूरा कैलकुलेशन करते करते तेल निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया ये फार्मूला है, इसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है एनर्जी डिफरेंस, स्पेक्ट्रल लाइंस की हम लोग बात करें, एनर्जी डिफरेंस की हम लोग बात करें, तो उस कंडीशन में जो वेव नंबर बोलो या फिर वेवलेंथ अगर निकालना चाहते हो भाई तो वेवलेंथ निकालो, तो उस चक्कर में फिर कैसे फार्मूला चेंज करेगा वो हम लोग ज़रा अभी देखते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, पूरा को एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा पानी पी के। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें क्या करते हैं, मिटा रहे हैं इसको। यहाँ देखिए, अब स्पेक्ट्रल लाइंस की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना, यानी कि एनर्जी लाइंस की तरफ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए सपोज दैट ये n बराबर 2 था सेकेंड ऑर्बिट, और ये था n बराबर 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप किया फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लफड़ा रहा होगा। तो इस वाले ऑर्बिट का जो एनर्जी है इसको हम मान लेते हैं E2, और इस वाले जो ऑर्बिट का एनर्जी है इसको हम लोग मान ले रहे हैं E1, मान सकते हैं, ये E2 है, ये E1 है। तो नेट जो एनर्जी का अगर आप डिफरेंस निकालना चाहें कि कितना एनर्जी का डिफरेंस है, तो E बराबर आप लिख सकते हैं E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब मेरी बात को समझो, जब E2 माइनस E1 लिखेंगे तो यहाँ से नेट एनर्जी क्या हो सकता है, नेट एनर्जी को तो आप hν लिख सकते हैं, फोटोन के कारण hν लिख सकते हैं। अब देखो, घटाने जब जाओगे तो यहाँ से तो माइनस आएगा, इस माइनस को जब आप ये फॉर्मूला उठा के पुट करेंगे, n के जगह n2 पुट कर देंगे, आप n के जगह फिर n1 पुट कर देंगे, तो इस तरह से जब करिएगा तो यहाँ तो वैल्यू माइनस बाहर में दिखेगा। उसी माइनस को हटाने के चक्कर में हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं E1 माइनस E2। उससे क्या होगा कि ये वाला माइनस क्या हो गया, हट गया, तो ये आ गया hν बराबर। अब यहाँ देखिए बाबू, 2π² mk, ठीक है ना, Z² e⁴ बट्टा h² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पर E2, ये जो E1 है, इस E1 में नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है तो n1, E2 में नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है तो n2। 2π² mk² Z² e⁴ अपॉन h², इस तरह से आ गया। अब मेरी बात को समझो, यहाँ से म्यू के जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो म्यू की जगह अब आ जाएगा 2π² mk Z² e⁴
बटा एच क्यूब, ये एच को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए तो यहाँ पे आ गया 1/n1² माइनस 1/n2²। हम जानते हैं चूँकि E बराबर क्या होता है, एच म्यू होता है। E बराबर क्या होता है, एच म्यू होता है, और म्यू के जगह पे c/λ पुट कर देंगे तो hc/λ बनता था। यानी कि इससे एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, म्यू बराबर c/λ, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। इसको उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए तो c/λ बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 2π² mk ZE²e⁴ अपॉन h³ इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आ गया। अब यहाँ समझो, इस c को उठा करके अगर आप यहाँ कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये c आपको यहाँ नहीं दिखेगा, अब यहाँ दिखेगा, तो यहाँ दिखेगा 1। और यही जो 1/λ होता है, इसी 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। ये म्यू तो फ्रीक्वेंसी था, है ना, एनर्जी लाइट का फ्रीक्वेंसी था, और इसी 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। और ये जो पूरा का पूरा इधर से ये इस तरह से अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे फिर आप, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/λ बराबर क्या लिख सकते हैं आप इसको, 2π² mk e⁴ अपॉन CH³ इंटू Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², 1/n1² माइनस 1/n2²। इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है, इसी को बोला जाता है R। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, R। यानी कि जो R है, इसी R को बोला जाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिस R की वैल्यू होती है 1.096 इंटू 10⁷ पर मीटर, 10⁷ पर मीटर, 1.096 इंटू 10⁷ पर मीटर। यानी कि यहाँ से आ गया 1/λ बराबर RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए, तो ये फार्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस अब धीरे धीरे आ ही गए हैं, तो एनर्जी सीरीज जब पढ़ेंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन ब्रैकेट, पी-फॉन्ट, तो वहाँ पर इस फार्मूला का आपको ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, ये सारा फार्मूला आपको मैंने डिराइव करके बता दिया किस तरह से कौन सा फार्मूला कैसे निकल के बाहर आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग एक जगह लिख दे रहे हैं, जहाँ से आपको विदाउट एनी डेरिवेशन आप उस फार्मूला को याद रखेंगे, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ देखिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला है। पहला जो फार्मूला था वो था mvr = nh/2π बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। दूसरा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितना था, 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n²/z। वेलोसिटी वाला हमने पढ़ा c/137 इंटू z/n। एनर्जी वाला भी जस्ट हमने देखा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। अभी जस्ट हमने देखा 1/λ बराबर RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये सारा फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पर हम लोग सारा फार्मूला को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो n है, ये क्या है, तो ये बताएगा आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट, n हो, n1 हो, n2 हो, सब नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा। ये z है, ये z क्या बताएगा आपको, z बताएगा एटॉमिक नंबर। ये c है, c क्या बताएगा, तो c बताएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
और जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लेमडा जो है ये क्या बताएगा, लेमडा बताएगा आपको वेवलेंथ। आर एन का मतलब हुआ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना। वी एन का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इन ई एन का मतलब हुआ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है। आर जो है ये आपको अभी जस्ट मैंने बताया है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.096 × 10⁷ पर मीटर। ठीक। और सारा कुछ तो हो ही गया। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होगी 6.636 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट्स किसके लिए, बोर्स थ्योरी का टोटल डेरिवेशन। आपको मैंने एक एक डेरिवेशन एक एक पॉइंट सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप इसको ढंग से एक बार पूरे वीडियो को अच्छे से देख ले, अच्छे से नोट्स बना ले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आप किसको, तो हाइड्रोजन सीरीज, एनर्जी सीरीज, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट पी फंड। उसके बाद देखेंगे बोर्स थ्योरी कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ नहीं है। उसके बाद देखेंगे बोर्स थ्योरी का क्या लिमिटेशन था, यानी कि क्या उसमें क्या कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। दूसरा उसका क्या क्या ड्रॉबैक रह गया, क्या कमी रह गई, है ना, वो सब चीज़ देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में संभवतः आपका एटॉमिक फिजिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।